नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डी के। हमारा आज हम देखने वाले यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2022-23 के लिए गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपको गणित शिक्षण शास्त्र से ही मिलेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वैसे तो हमारे जो प्रश्न होते हैं वो 15 प्रश्न जो हैं वो पेडागोजी के पूछे जाते हैं, पर आपको मिलेंगे यहाँ पर 30 प्रश्न। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, रिक्त स्थान है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी व्यूह रचना क्या हो सकती है जिसका प्रयोग हम धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए हम प्रतिरूपों का प्रयोग करना, निर्वाह, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, या फिर बहुत सारे सवाल हल करना, या फिर सूचना संप्रेषण तकनीक ICT का उपयोग करना। तो यहाँ पर सबसे अच्छे जो व्यूह रचना हो सकती है वो हो सकती है भूमिका निर्वाह, मतलब कि रोल प्ले। तो बच्चों को रोल प्ले के माध्यम से यहाँ पर धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करवाया जा सकता है, और ऑप्शन सेकेंड होगा इसमें हमारा उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना, सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, और थर्ड है दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, और फोर्थ आता है मानक प्रणाली, परिकलन प्रणाली तथा से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, और प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण पाठ्यचर्या है उसके साथ जो विकल्प मैच नहीं करता है, मेल नहीं खाता है, वो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो रहेगा इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि ये जो है प्राथमिक स्तर का कार्य नहीं होता है, उसकी पाठ्यचर्या में शामिल नहीं होता है। तो दूसरा विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो यहाँ पर हम बात करें गणित के शिक्षण की या गणित के शिक्षा की मुख्य ध्येय की, तो ज्यामिति के प्रयोग और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, या फिर है यहाँ पर विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो देखिए यहाँ पर गणित शिक्षा का प्रमुख ध्येय जो होगा वो होगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है और विद्यार्थियों को व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, उनको चर्चा में शामिल करती है। इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो यहाँ पर गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या फिर विद्यार्थियों में व्यावहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किकता विकसित करने के लिए, या फिर यहाँ पर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो देखिए यहाँ पर शिक्षिका जो है वो बच्चों को जब तरह तरह की उपागमों का प्रयोग करती है, जहाँ पर चर्चा में शामिल करती है, खोज परक उपागम का उपयोग कर रही है, तो वो यहाँ पर एक निश्चित प्रकार की सोच बच्चों में और तार्किकता विकसित करने के लिए इस प्रकार का यहाँ पर युक्ति का प्रयोग कर रही है। क्योंकि गणित जो है, गणित जो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक तार्किक विषय है, गणित की प्रकृति तार्किक होती है, और बच्चों के अंदर तार्किकता की जो सोच विकसित होगी, तो इसीलिए शिक्षिका इनका प्रयोग कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में भी बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी, और यह शैलजा की निम्न विशेषता को प्रदर्शित करता है। अब देखिए 4 विकल्प जो दे रखे हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शैलजा की क्या स्थिति है, मतलब वो समस्या को हल कर सकती है, सवालों को हल कर सकती है, परंतु
उसे व्याख्या नहीं कर सकती, मतलब उसे अपने शब्दों में बताने में असमर्थ है ना। तो यहाँ पर जब हम किसी बात को बताने में असमर्थ होते हैं, मतलब उसको हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता को दर्शाता है। और जब वो यहाँ पर समस्या को तो हल कर पा रही है, तो वो उसकी उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सीधे उत्तर की यदि हम बात करें तो शैलजा यहाँ पर निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता को प्रदर्शित करती है ना। चौथा विकल्प इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय निम्नलिखित पहले का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं और इस प्रकार की गतिविधि का क्या उद्देश्य है। तो देखिए हम बच्चों को इकाई, दहाई आदि जो हैं इनका प्रयोग, इनसे संबंधित गतिविधि जब करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, तो ये हमें समझना है और इसके आधार पर हमारा उत्तर जो है वो इसमें से निकल करके आ जाएगा। कक्षा में कुछ मजा करना, एक रास्ता का तोड़ना तो कोई बात नहीं, ये तो विकल्प बनते ही नहीं है। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना जो है उसको सुदृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थी को दहाई इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो देखिए परिचित यहाँ पर हो चुके हैं बच्चे, तभी शिक्षक यहाँ पर बच्चों को इस प्रकार की बातें बता रहे हैं, क्योंकि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। तो यहाँ पर आधार 10 विकल्प 2 होगा। आधार 10 और स्थानीय मान की जो संकल्पना है बच्चों के अंदर, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए शिक्षक इनका प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो देखिए हम संख्या पद्धति इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे जो हैं वो सैकड़े, दहाई, इकाई आदि के रूप में उनको देख पाएं, उनको समझ पाएं और उनके स्थानीय मान की सार्थकता को भी समझें। आगे देखिए यहाँ पर 4 अंकों वाली संख्या के योग व्यवकलन को प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर बड़ी संख्याओं को पढ़ने का कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों की गणना तक करना। तो देखिए मुख्य उद्देश्य जो होता है वो उनके स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएंगे। तो देखिए शिक्षक को जो पढ़ाना है क्या, लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ। अब लंबाई की भी विभिन्न इकाइयाँ क्या हो सकती है, जैसे कि भाई सेंटीमीटर है ना, मीटर है, किलोमीटर है, ऐसे तरह तरह की, मिलीमीटर है। तो ये लंबाई की इकाइयाँ हैं। अब शिक्षक को ये सब पढ़ाना है तो इसके लिए शिक्षक क्या सामग्री कक्षा में ले जा सकते हैं, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, या फिर विभिन्न लंबाइयों इकाइयों वाले रूलर। देखिए विभिन्न एक लंबाइयों और इकाइयों वाले, मतलब जिन पर अलग अलग इकाइयों के रूप में लंबाइयाँ बनी हो वाले रूलर हैं, फुट्टा नापने वाली छड़ है, नापने वाली पट्टी है, वास्तुकार द्वारा प्रयोग में जो लाई जाती है। तो नापने वाली टेप जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर दूसरी तरफ मीटर। तो देखिए जब हम एक टेप लेकर जाएंगे जिसमें सेंटीमीटर मीटर होगा तो सिर्फ हम उनको सेंटीमीटर मीटर ही स्पष्ट कर पाएंगे, परंतु यदि हम विभिन्न प्रकार की सामग्री को लेके जाते हैं जिसमें अलग अलग तरह की सामग्रियां शामिल हैं, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर बच्चों को एक से ज़्यादा इकाइयों को समझा सकते हैं, और इसीलिए हमारा दूसरा विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है हमारा, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए खंड अभ्यास का मतलब है जैसे बच्चों को जो भी प्रश्नावली होती है वो दिया रखी होती है, उसमें बहुत सारे प्रश्न बच्चों के सामने रखे जाते हैं और पाठ में से जो भी उनको होता है उसके साथ अतिरिक्त अभ्यास का समय के लिए ये दिए जाते हैं। तो इनको क्यों जोड़ा जाता है गणित के अंदर, विद्यार्थी को आनंद मस्ती प्रदान करना, तो आनंद मस्ती तो प्रदान नहीं हो पाएगी, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए बच्चों को और भी विस्तृत रूप से अधिगम प्राप्त करने के लिए अवसर मिले, और इसीलिए बच्चों को उसमें अभ्यास समय जो है वो जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन 4 तो हमारा उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है।
अधिगम में असंगति और शिक्षण कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, या फिर एक क्रिया प्रणाली और प्रतिभाओं को देखना, और विद्यार्थियों को ग्रेड और अच्छी स्थिति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें अंतर्निहित होता है अधिगम में असंगति और शिक्षण में जो कमियां हैं उनको पहचानना। यही हमारा इसमें उत्तर होगा, पहला विकल्प। अगला प्रश्न आता है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थी तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, या फिर विद्यार्थियों को उनकी गणितीय कक्षा में एक रूपता देने की चर्या के कारण होने वाले जो उबाऊपन है उससे बाहर लाते हैं, या फिर ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या फिर ये प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेली को यदि हल करते हैं, उनके क्रियाकलाप होते हैं, वे प्रत्येक विद्यार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। चौथा विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, वैदिक गणित आजकल बहुत विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में लोकप्रिय होता जा रहा है, और इसके पीछे जो कारण है, मतलब किस चीज का इसमें संवर्धन हो रहा है, किस चीज का विकास हो रहा है, इसका प्रयोग निम्नलिखित के विकास में संवर्धन में ये करता है। विद्यार्थी की गणित परिकलन प्रक्रिया समझ में, या फिर विद्यार्थियों की गणित समस्या समाधान कौशल में, विद्यार्थियों की एकाग्रता में, या फिर गणित में गणना की कौशल तथा गति में। तो देखिए ये जो वैदिक गणित होता है इसके माध्यम से बच्चों में गणित में गणना और कौशल, गति आदि के संवर्धन में, आदि के विकास में ये सहायक होता है, और फोर्थ विकल्प इसका उत्तर होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थी को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, या फिर आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाने के लिए क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग, आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, या फिर इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, इनके माध्यम से हम यहाँ पर समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से परिचित करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो गणना करने संबंधी कौशल हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। तो कक्षा में जब अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियां होंगी, उनका आयोजन किया जाएगा, तो उसी के माध्यम से इन कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। चलिए, दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। आगे अगला प्रश्न है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, या फिर है संख्या बीज पद्धति, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, या फिर बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने की योग्यता। तो देखिए, शिक्षिका यदि बनना चाहती है अच्छी, तो गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान और समझ की योग्यता यहाँ पर शिक्षिका को होना चाहिए, और दूसरा विकल्प होगा इसमें उत्तर। आगे अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने कक्षा के गुणों को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर बताती है। तत्पश्चात वो गुणा के चिन्ह से परिचय कराती है, और अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं को माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप करवाती है। तो यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है? तो यहाँ पर देखिए, अध्यापिका जो है वो बच्चों को कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। अब गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्ति प्रदान कर रही है। कक्षा को आनंददायी बताने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, या फिर मूर्त से अमूर्त संप्रति की और एक पाठ का विकास, या विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। तो शिक्षिका यहाँ पर मूर्त से अमूर्त संप्रति की और के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है, और तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक समस्याओं, जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित को पढ़ाना या फिर परिकलन व मापन पढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। चलिए आगे चलते हैं। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रति की व्याख्या करने में सक्षम है, वह किस अवस्था में है? तो वहां पर बच्चा विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक, आरंभिक या फिर परिणात्मक। तो यहाँ पर बच्चा जो है संक्रियात्मक अवस्था में होगा, दूसरा विकल्प। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग करने की सहायता से किसी भी चित्र को रचना करने के लिए कहता है। अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ, रचना, सृजन। देखिए रचना या सृजन, ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पर आकृतियों के उपयोग की सहायता से चित्र की रचना करने के लिए कहता है, तो ये रचना या सृजन होगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या हो सकती है? तो देखिए बच्चा यहाँ पर मौखिक रूप से उत्तर प्रश्नों का दे सकता है, परंतु लिखित उत्तर देने में उसको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसकी लिखने में त्रुटियां हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, या फिर उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। तो बिल्कुल यहाँ पर अर्जुन को हम एक कार्यपत्रक दे सकते हैं जिसमें समस्याएं कुछ आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने के लिए कह दिया जाए। तो यहाँ पर बच्चे की जो मौखिक रूप से वो सक्षम है परंतु लिखित रूप में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए शीर्षक है। तो यहाँ पर क्या शीर्षक इसमें हो सकता है? तो सवालों का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप, निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो देखिए जब हम बच्चे को यहाँ पर योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में सवालों को हल करने की दक्षता का आकलन करने की बात कर रहे हैं, और इसके लिए जो आकलन शीर्षक हो सकता है वो हमारे हो सकते हैं सवालों का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया पहचान, समस्या का गणितीय निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। बिल्कुल पहला ही विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। अब यहाँ पर क्या उचित उपागम हो सकता है कि जो विभाजक होता है, शेष होता है, वो विभाजक से कम होता है। अब देखिए यहाँ पर श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करके दिखाना हर बार शेष विभाजक से कम है। तो देखिए कभी कभी शेष प्राप्ति नहीं होता है, तो हर बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, या फिर तीसरा है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना, और फोर्थ है वस्तुओं के विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और बताना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से कम है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं कि हम कुछ विभाजक वस्तुएं ले सकते हैं, उनको गुणजों में समूहीकृत कर सकते हैं, और जो समूह में शामिल नहीं होगी वो विभाजक से कम होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका समाधान कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को कोचिंग के द्वारा विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, या फिर खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालक का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थी को चर्चाओं में शामिल करना। तो यहाँ पर देखिए गणित में चिंतन और तर्कणा का तरीका जो है शामिल होता है, और ये दृष्टिकोण कब प्राप्त होगा? तो जब हम
खोजबीन उपागमों का प्रयोग करेंगे, हस्तचालकों का प्रयोग करेंगे, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे और विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य होगा। तो यहाँ पर वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या फिर प्रश्नोत्तरी भूमिका निर्वाह। तो देखिए यहाँ पर हम आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी की समझ का आकलन करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए सबसे अच्छा होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो इसके माध्यम से हम विद्यार्थी को आंकड़ों विश्लेषण संबंधी समझ का आकलन कर सकते हैं। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करता है। तो देखिए जब पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, तो मतलब सामाजिक क्रियाकलाप सामाजिक अधिगम से होता है। तो यहाँ पर शिक्षक ये मानता है और शिक्षक क्या करेगा, विभेदित अनुदेशनों का प्रयोग करेगा, चौक टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का, प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा या सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो बिल्कुल शिक्षक यहाँ पर सामूहिक परियोजना सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा क्योंकि वो पियाजे के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को नहीं समझ पा रही है, उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले 20 कंकड़ लिए और उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा और जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा यहाँ पर श्रव्य विद्यार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, चाक्षुष विद्यार्थी है, कायिक गतिक शिक्षार्थी है। तो उमा को यहाँ पर व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि वो जोड़े यहाँ पर सम विषम के उसको ध्यान नहीं है ना। तो दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। कक्षा 4 में बिंदु रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और इन्हें परिभाषित कर सकता है। थर्ड है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है और सेंटीमीटर और इंचों को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और इनको परिभाषित कर सकता है। अगला प्रश्न आता है, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। ये कि बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीति को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अवधि संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है और क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं तो बिल्कुल मुक्त अंत वाला प्रश्न है। कोई भी दो संख्या बता सकते हैं जिनका गुणा करने पर 24 प्राप्त हो। 6 4 भी हो सकता है, 12 2 भी हो सकता है ना। तो कई उत्तर इसके हो सकते हैं। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न रहेगा। कक्षा 3 का बच्चा 482 को पढ़ता है और लेकिन 482 लिखता है या शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है। तो देखिए बच्चा यहाँ पर 3rd का है और 482 को पढ़ता है लेकिन 482 लिखता है, इस प्रकार से है। तो ये संकेत करता है कि बच्चा बोल तो सकता है, मतलब पढ़ने में ठीक है, पर स्थानीय मान की समझ अभी बच्चे के लिए थोड़ी सी कमजोर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो ध्यान से सुनता है। मतलब शिक्षक ने जब कहा तो बच्चे ने उसको पढ़ा भी 482, लेकिन उसने स्थानीय मान की समझ जो है बच्चे की थोड़ी सी कमजोर है। तो इसीलिए बच्चा ध्यान से सुन रहा है, सुनता है, लेकिन स्थानीय मान की समझ बच्चे की विकसित नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तो उसके लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है या एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है और 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। अब देखिए, यदि हम देखें तो इसमें सही कथन की बात करें तो ऐसे प्रश्नों को हम थोड़ा सा यदि करके देख ले तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। उसमें सही विकल्प को निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 2 विषम संख्याएं हैं तो मान लीजिए कि आपने 1 लिया और यहाँ पर आपने 3 लिया, 2 विषम संख्याएं ली और एक सम संख्या ले लिया। तो एक सम संख्या यहाँ पर 2 ले ली।
अब इनका योगफल जो आना चाहिए वो आपके लिए सम आना चाहिए। तो देखिए 3 2 5 और 1 6, तो 6 आपके लिए एक सम संख्या है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाता है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के जो 30 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में।